मिश्रा क्लासेस द्वारा एक खास सीरीज 2027 में एग्जाम देने वाले बिहार बोर्ड के क्लास 10th के बच्चों के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर जो आपके किताब में दिया हुआ है उसका कराया जाएगा। वो लगातार डेली आपको एक चैप्टर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो स्वागत है आपका मिश्रा क्लासेस में। मैं मंजीत मिश्रा आज खास सीरीज लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज पहला वीडियो है इतिहास के पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आइए, यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर है जो आपके किताब में जो क्वेश्चन दिया हुआ है प्रत्येक लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय तीनों को थोड़ा बारीकी से समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर है, अनसर्ट रेनर ने राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित किया है। अनसर्ट रेनर ने राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित किया है। क्वेश्चन है, आंसर होगा कि अनसर्ट रेनर के अनुसार राष्ट्रवाद एक बड़ी और व्यापक एकजुटता है जो एक लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होती है। उन्होंने राष्ट्र को एक दैनिक जनमत संग्रह माना है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो अपने देश के प्रति मर मिटने के तैयार होने के लिए भी प्रेरित करता है, मतलब देश को ही सर्वोच्च जिसमें माना जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अनसर्ट रेनर ने इसका व्यापक परिभाषा दिया था इस रूप में। दूसरा है, वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस राज्य की पुनर्स्थापना हुआ था। तो पता है कि क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस द्वारा किस राजवंश की पुनर्स्थापना हुआ था। तो जब वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था, वियना कांग्रेस, उसमें फ्रांस में बुर्बो राजवंश का पुनर्स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जर्मन नाइन राज संघ की स्थापना किसने की थी। तो जर्मन नाइन राज संघ की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट जो एक व्यापारियों और उसके संघ जो व्यापारी सबके लिए काफ़ी ये इसकी स्थापना व्यापारियों के हित के लिए ही किया गया था, जो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन है, चर्चिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था। चर्चिस्ट आंदोलन ग्रेट ब्रिटेन, जिसको इंग्लैंड भी कहा जाता है, वहाँ पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1832 का संसदीय सुधार अधिनियम किस देश में पारित किया गया। 1832 के संसदीय सुधार अधिनियम ये इंग्लैंड या ब्रिटेन में पारित किया गया है। क्वेश्चन है, मेटरनिक कौन था और वो यूरोप में क्यों विख्यात हुआ। तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था जो पुरातन व्यवस्था बनाए रखने और कोई सत्ता में परिवर्तन न हो देने का पूरा राजतंत्र के पक्ष में था। उसका मानना था कि शासन करो और कोई परिवर्तन न होने दो। उसका कार्यकाल जो है 1815 ईस्वी से लेकर वियना के बाद जो यूरोप में उसका कार्यकाल शुरू हुआ, जो 1848 ईस्वी उसकी मृत्यु तक लगातार चलते रहा। तो क्वेश्चन था, मेटरनिक कौन था। तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वो यूरोप में पुरातन व्यवस्था को बनाए रखने और क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाने के नीतियों के लिए यूरोप के इतिहास में विख्यात था। उसके कार्यकाल में देखा जाए तो 1815 से 1848 ईस्वी तक माना जाता है। इसी को मेटरनिक युग के नाम से भी जानते हैं, और जितना भी काम किया हुआ 1815-48 के बीच में उसको। क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की बैठक क्यों बुलाई गई, इसका क्या परिणाम हुआ। तो फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान तैयार करने और जर्मन के एकीकरण के लिए बुलाई गई थी। परिणाम यह हुआ कि इसका परिणाम कुछ निकल नहीं किया, सफल रह गया, क्योंकि प्रसा के राजा ने संसद का प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिससे संसद भंग हो गई। तो इससे आप लोग कमेंट करके एक बताना है कि फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ कब था। फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ कब था बताना है। अगला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में मेजनी की क्या भूमिका थी। तो बताओ, इटली के एकीकरण का मसीहा ही मेजनी को माना जाता है। इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसी नेता ने दिया था, तो वो मेजनी ही था। तो मेजनी को इटली का एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है, ठीक है। 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप, दो उसका संस्था था उसका, जिससे जुड़ा हुआ था, नामक ग्रुप गठन किया और युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना भरकर एकीकरण की मजबूत नींव रखी। खैर, मेजनी के लाख प्रयास के बावजूद उसके रहते हुए तो इटली का एकीकरण नहीं हो पाया, किंतु इटली के एकीकरण में सबसे ज़्यादा योगदान मेजनी का ही था। तो ये लघुतरीय, अति लघुतरीय प्रश्न सब था। अब आते हैं, देखिए लघुतरीय क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांतियों ने सामूहिक पहचान का भाव बढ़ाने के लिए क्या किया। तो एक तरह से मानिए कि फ्रांस में क्रांतियों का लगातार, जब 1789 का पहला जो क्रांति हुआ था फ्रांस में, उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति का लगातार समझो दौर था शुरू हो गया। जैसे 1830 में भी हुआ था, उसके बाद 1848 में हुआ था। तो लगातार फ्रांस में सत्ता परिवर्तन होते रहे इस समय पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांतियों ने सामूहिक पहचान का भाव बढ़ाने के लिए क्या किया। तो फ्रांसीसी क्रांतियों ने सामूहिक पहचान का भाव बढ़ाने के लिए पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों का प्रचारित कर समान अधिकार पर बल दिया। उन्होंने पुराने राजसी ध्वज की जगह नया तिरंगा अपनाया, स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली किया और क्षेत्रीय बोलियों को छोड़कर फ्रेंच की राष्ट्र की
साझा भाषा बनाया। यहाँ पर एक पूरा राष्ट्रीय भाषा के रूप में एक फ्रेंच को अपना लिया गया था, जिससे राष्ट्रीयता की भावना लोगों में सही से भर सके। क्षेत्रीय भाषा था, लेकिन एक राष्ट्रीय भाषा उस फ्रांस के समय नहीं था, जो उसको बाद में फ्रेंच के रूप में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन की क्या भूमिका थी। पता है, यूरोप, फ्रांस से जो शुरू हुआ नेपोलियन का जो सफ़र, तो पूरे यूरोप में अगर राष्ट्रवाद के सर्वाधिक विकास करने में किसका योगदान है तो नेपोलियन बोनापार्ट को हो जाता है। क्वेश्चन जो है राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन की भूमिका, आंसर होगा नेपोलियन ने 1804 की नागरिक संहिता लागू कर जन्मजात विशेषाधिकार समाप्त किया और कानून के समक्ष सबको समानता दी। जो जन्मजात विशेषाधिकार होता था, किसी विशेष वर्ग में जन्म लेने पर विशेष अधिकार मिलता था, उसको 1804 में नेपोलियन ने 1840 ईस्वी में समान नागरिक संहिता लागू जब किया, उससे ये विशेषाधिकार खत्म हो गया और सभी को विकास के लिए समान अवसर प्रदान किए जाने लगे। उसने सामंती व्यवस्था को खत्म कर किसानों को भू दासत्व से मुक्ति दिलाई। सामंती व्यवस्था खत्म करके किसान भी इससे मुक्त हो गए और अपने हिसाब से अपना खेती करने लगे वो लोग। 39 राज्यों का जनगण महासंघ बनाया, जिससे प्रशासनिक एकीकरण हुआ और लोगों में अप्रत्युष रूप से राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी। जब जनगण को 39 राज्यों में को मिलाकर एक राज्य संघ बनाया, जनगण राज्य संघ बनाया, प्रशासनिक एकीकरण किया और इसका प्रभाव बहुत पॉजिटिव भी हुआ, जो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना काफ़ी बढ़ने लगी। अगला क्वेश्चन है वियना कांग्रेस की क्या उपलब्धियाँ हैं। जो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था, उसकी प्रमुख उपलब्धियाँ क्या है। वियना कांग्रेस की उपलब्धि, तो क्वेश्चन आंसर होगा इसका कि 1815 ईस्वी की वियना कांग्रेस, जो 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस हुआ था, कि मुख्य उपलब्धि नेपोलियन द्वारा पराजित पुरानी रूढ़िवादी और राजशाही व्यवस्था को यूरोप में फिर से स्थापित करना था। अभी वियना कांग्रेस के हिसाब से मान लीजिए कि फिर से लोकतंत्र जो स्थापित किया था नेपोलियन ने, इस वियना कांग्रेस द्वारा उसको दोबारा खत्म कर दिया गया और फिर से रूढ़िवादी और सामंती व्यवस्था को अपनाने के लिए ये 1815 की वियना कांग्रेस बुलाया गया। इसके तहत फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनः सत्ता सौंप दिया गया। ये जो सम्मेलन हुआ, इसके बाद वियना कांग्रेस फिर से पुनः बुर्बो राजवंश फ्रांस में लौटा, जो राजतंत्र का पक्षधर था। फ्रांस की सीमाओं पर नए राज्य बनाकर उसके भविष्य के विस्तार को रोका गया। फ्रांस की सीमा को चारों तरफ घेर मतलब बंद कर दिया गया था, जिससे नया विकास न हो सके, और शक्ति संतुलन बनाया गया। तो तीसरा क्वेश्चन था लघु तरीके का, आपके किताब पहला पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद से। अगला क्वेश्चन है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों और परिणामों का उल्लेख कीजिए। क्योंकि ये लघु तरीके क्वेश्चन है, तो आंसर भी लघु ही देंगे। अगर दीर्घ में पूछा है तो इसका अलग से एक वीडियो आप लोगों के लिए बन जाएगा। यूनान में स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण मुस्लिम ओटोमन साम्राज्य के सदियों पुराने शासन से मुक्त होने की तीव्र इच्छा और फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव था। देखिए, यूनान में जो स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण जो है, दो कारण दिया गया है। दो कारण है, पहला है मुस्लिम और साम्राज्य के सदियों पुराने शासन से मुक्ति, और तीसरा था फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। फ्रांसीसी क्रांति में पिछले क्वेश्चन में बारे में बताया गया है कि संपूर्ण यूरोप पर फ्रांसीसी क्रांति का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था ये, और नेपोलियन के विचारों का भी काफ़ी गहरा प्रभाव था। इसके परिणाम के रूप में 1832 में कस्तूनतुनिया की संधि हुई। 1832 कस्तूनतुनिया की संधि हुई, जिसने यूनान को एक स्वतंत्र और संप्रभुत्व राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त कर दिया गया। मतलब कि अगर क्वेश्चन आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि कस्तूनतुनिया की संधि कि कब हुआ था, तो पहला इसका आंसर हो जाएगा 1832 ईस्वी में, जिसमें क्या हुआ था, तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। तब क्वेश्चन है कि यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था, तो 1832 ईस्वी में। किस संधि के तहत यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र बनाया गया था, तो कस्तूनतुनिया की संधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है इटली के एकीकरण में गैरीबाल्दी की भूमिका और प्रकाश डालिए। गैरीबाल्दी आंसर होगा इसका, गैरीबाल्दी ने सशस्त्र क्रांति और अपने स्वयंसेवक की लाल कुर्ती सेना के बल पर इटली के एकीकरण में नायक की भूमिका निभाई। गैरीबाल्दी जो है इटली के एकीकरण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। वो लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया था, जिसमें इटली के से लोगों को शामिल किया गया था जो सशस्त्र, मतलब कि चाहते थे कि उनका मानना था कि बात से इटली स्वतंत्र नहीं होने वाला, इटली अगर नहीं होने वाला है तो अगर शस्त्र का भी जरूरी पड़े, अगर लड़ाई भी करना पड़े तो इटली की जनता इसके लिए तैयार रहे। इसलिए गैरीबाल्दी ने लाल कुर्ती नामक सेना गठन किया था। उन्होंने दक्षिणी इटली को 2 सिसिलियों के राज्यों के युद्ध में जीतकर मुक्त कराया। तो शुरुआत भी कर दिए थे। अब युद्ध, वो जानते थे कि बिना तलवार के ये इटली का एकीकरण नहीं होने वाला है, तो युद्ध भी हुआ, जिसमें इटली के 2 सिसिलिया राज्य मुक्त भी हो गया।
निस्वार्थ भाव से उन जीते हुए क्षेत्र का राज विक्टर इमैनुअल जो राजा था, प्रजा का राजा था ना, सर्डिनिया का राजा था, को सौंप दिया। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन कौन सी नीति अपनाई, इसका क्या परिणाम हुआ? तो जर्मनी के एकीकरण का मान लीजिए वो जो पूरा एकीकरण पूरा बिस्मार्क पे ही निर्भर, मतलब बिस्मार्क ही करबे किया उसका एकीकरण। बिस्मार्क जो है वो बिना तलवार के उसका कहना था कि बिना तलवार का इसका एकीकरण नहीं हो सकता है, क्योंकि जो इतने वर्षों से हम पर सत्ता जमाए बैठे हुए हैं वो बिना लड़ाई के नहीं हटेंगे। इसलिए प्रसा के चांसलर बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति आधारित रक्त और लौ की नीति, इसीलिए ब्लड एंड आयरन रक्त और लौ की नीति भी अपनाया था। इसके परिणाम स्वरूप बिस्मार्क ने 7 वर्षों के भीतर डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ 3 युद्ध जीत हासिल किए, और अपने जो उसका जो सोच था कि बिना लड़ाई के युद्ध नहीं होगा, तो उसके क्षेत्र में आगे बढ़ा और 7 साल के अंदर 3 युद्ध लगातार जीत लिए बिस्मार्क ने, और 1871 में जर्मनी के एकीकरण का ऐतिहासिक एकीकरण पूरा किया। इसमें 1871 ईस्वी में जो जर्मनी का एकीकरण हुआ उसमें भी बिस्मार्क का काफ़ी योगदान था, काफ़ी नहीं पूरा योगदान उसी का था, क्योंकि उसी का जो ये नीति था रक्त और लौ की नीति, जो और लगातार 3 देशों पर विजय प्राप्त करना, जिससे वो पूरा कमज़ोर हो गया। ऑस्ट्रिया का आधिपत्य भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा, उसका प्रशासनिक स्थिति कमज़ोर होने लगी, और मेटरनिख के पतन के बाद तो ऑस्ट्रिया लगभग पूरा बैकफुट पर ही आ गया था। तो इस तरह से 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो ये 6 क्वेश्चन जो था आपकी किताब का लघु तरीके का, ये लघु तरीके क्वेश्चन पूरा हो गया। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। पाठ 1, यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पहला है कि 1848 के क्रांतियों ने प्रभावों की समीक्षा 1848 क्रांतियों के प्रभाव की समीक्षा कीजिए। तो 1848 जो क्रांति हुआ था वो उदारवादियों की क्रांति था। उदारवादी मतलब फ्रांस में जो अव्यवस्था व्याप्त था उसको ख़त्म करने के लिए हुआ था, सभी को समान अधिकार देने के लिए वो क्रांति था। तो इसके कुछ प्रमुख प्रभाव जो यूरोप पर या अन्य विश्व के अन्य देशों पर जो पड़ा, उसके कुछ प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला है पुरातन व्यवस्था का अंत। इस क्रांति ने मेटरनिख युग का अंत कर दिया। मेटरनिख युग जो रूढ़िवादी शासन का एकदम प्रणेता माना जाता था, लगातार पुरातन व्यवस्था को बनाए रखने, प्रजातांत्रिक में विश्वास जो मेटरनिख था, उस युग का ये क्रांति अंत किया। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख को देश छोड़कर भागना पड़ा, जिससे यूरोप में रूढ़िवादी ताकतों का प्रभाव काफ़ी कम हो गया। ऑस्ट्रिया का चांसलर जो था मेटरनिख, उसको इस क्रांति के पश्चात देश छोड़कर भागना पड़ा और मेटरनिख युग का समाप्ति 1848 की क्रांति के स्वरूप हो गया। इससे रूढ़िवादी जब यूरोप में रूढ़िवादी ताकत 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक मेटरनिख नहीं बना कर रखा था। जैसे ही मेटरनिख यूरोप छोड़ के गया, तैसे रूढ़िवादी ताकतों का प्रभाव यूरोप में कम होने लगा। अगला पॉइंट इसका है कि संवैधानिक और लोकतंत्र में सुधार। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य ही था कि एक सामान्य संविधान लगा दिया जाए, सभी नागरिकों को समान अधिकार दे तथा लोकतंत्र की स्थापना किया जाए। लगातार राजतंत्र से जनता काफ़ी त्रस्त हो चुकी थी। लोकतंत्र जनता हुआ शासन राज्य करे और जनता के हितों का ख्याल रखे, ऐसी सरकार का गठन करना इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। फ्रांस में पुनः गणतंत्र की स्थापना हुई और सभी वयस्कों पुरुष को मताधिकार दिया गया। सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार दिया गया। यूरोप के अन्य देश जैसे जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य में भी उदारवादियों ने संविधान, प्रेस और स्वतंत्रता का संगठन बनाने की आज़ादी जैसी मांगों को मजबूती से उठाया। जैसे ही ये फ्रांस में ये सब क्रांति हुआ और वयस्कों को अधिकार मिल गया वोट देने का, तो इससे प्रभावित होकर इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया ऐसे ही साम्राज्य भी थे जो प्रेस की स्वतंत्रता, उसके अलावा संगठन बनाने की आज़ादी ऐसे जैसे मांग वहाँ पर भी मजबूत से उठने लगा। सामंतवाद और बंधुआ मजदूरी की समाप्ति। इस क्रांति के फलस्वरूप मध्य और पूर्वी यूरोप के शासकों को यह समझ आ गया कि क्रांति को दबाने के लिए रियायतें देना जरूरी है। अगर जनता के मांग को कुछ करके पूरा किया जाए तो धीरे धीरे उनके मांग कम होने लगती है। जब मांग कम होने लगती है तो सभी को पता है कि क्रांति जो है जो खाली पेट ही शुरू होता है। अगर जनता का पेट भरा रहे तो क्रांति के बारे में जल्दी नहीं सोचती है। ये चीज़ यूरोप के जो अन्य जो देश थे वो वहाँ के शासक समझ गए थे कि रियायत देंगे तो जनता क्रांति के लिए उतावला नहीं होगी। इसके परिणाम स्वरूप हैब्सबर्ग साम्राज्य और रूस में भू दासत्व और बंधुआ मजदूरी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। रूस के जो शासक था, जिसको रूस में जार कहा जाता था, वो इस दासत्व प्रथा को खत्म कर दिया, जिससे जनता कुछ दिनों तक वो क्रांति को
होने से बचाकर अपने साम्राज्य को रख सका। अगला क्वेश्चन है, अगला इसका पॉइंट है कि एकीकरण की पृष्ठभूमि। 1848 की क्रांति जर्मनी और इटली के एकीकरण का पृष्ठभूमि माना जाता है। पृष्ठभूमि तैयार, पूरी तरह से पृष्ठभूमि तैयार कर दिया गया था। इस क्रांति के बाद ही मेजनी भी वापस इटली आकर एकीकरण के जो चक्र था उसको आगे बढ़ाने लगा। कहा गया कि यद्यपि जर्मनी और इटली के उदारवादी आंदोलन 1840 में असफल रहे, लेकिन इसने इन देशों को राष्ट्रीय एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ये मतलब कि ये जो इटली और जर्मनी जो ये आंदोलन हुआ था वो पूर्ण रूप से सफल तो नहीं हो पाया, लेकिन 1871 में जो एकीकरण हुआ उसका पृष्ठभूमि पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था। इसको जब आगे बढ़ाकर देखा गया कि बाद में वहाँ के शासक वर्ग ने सैन्य बल के जरिए राष्ट्र राज्यों के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाया। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन था। अब आते हैं अगला, जब दीर्घ तरीका दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद के उदय का यूरोप और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। राष्ट्रवाद को जो भावना जो विकास विकसित लगातार होने लगा उसका यूरोप पर और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो आंसर होगा कि 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के उदय ने विश्व इतिहास को एक नया मोड़ दिया। इसके दूरगामी प्रभाव हुए जो इस प्रकार है। इसका पहला पॉइंट है कि यूरोप पर जो प्रभाव पड़ा, तो नए नए राष्ट्र राज्यों का उदय। ये राष्ट्रवाद का जब हुआ तो हर एक राज्य अपना स्वतंत्रता, हर एक राष्ट्र अपना खुद की पहचान बनाने की होड़ में लग गया, जिस कारण नए नए देश सामने आए थे। राष्ट्रवाद के प्रभाव से बहुराष्ट्रीय साम्राज्य जैसे ऑटोमन, हैम्सबर्ग, रूसी साम्राज्य, जो बहुराष्ट्रीय साम्राज्य मतलब कि एक से अधिक देशों पर या राज्यों पर जिनका अधिकार था उनको बहुराष्ट्रीय साम्राज्य हो गया था, का पतन होने लगा। इसके स्थान पर जर्मनी, इटली, ग्रीस और बेल्जियम जैसे संप्रभु राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। इसने यूरोप और राजशाही के स्थान पर लोकतंत्र, नागरिक अधिकारों की भावना को मजबूत किया। ये जो नया नया देश बन रहा था वो राजशाही शासन के बिल्कुल खिलाफ था और वो लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की भावना को काफ़ी मजबूत कर रहा था। इसके अलावा जो है साम्राज्यवाद और उपनिवेश की प्रतिद्वंदता 19वीं शताब्दी के अंत तक राष्ट्रवाद का स्वरूप संकीर्ण और उग्र होने लगा था। 19वीं शताब्दी के जब खत्म होने वाला था तब तक लोग, आम जनता के बीच भी अपने राष्ट्र के प्रति इतना प्रेम उमड़ चुका था कि ये भावना जो है वो काफ़ी उग्र, संकीर्ण और उग्र हो गया हुआ था। ये बड़ा स्वरूप ले लिया हुआ था। पूरे यूरोप देश अपने राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाने के लिए एशिया और अफ्रीका के नए नए उपनिवेश बनाने के होड़ में लग गए। इसी साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का अंततः प्रथम विश्व युद्ध की नींव रखी। अब जब हर एक देश अपना देश को आगे बढ़ाने लगा तो उत्पादन की क्षमता हर एक देश की अपनी अपनी बढ़ने लगी। अब ये उत्पादन क्षमता बढ़ने से अब उन्हें एक मार्केट चाहिए था, एक बाजार चाहिए था। तो अब यूरोप तो लगभग देश यूरोप में अपना सामान बनाने लगे थे, तो इसके लिए नए नए जगह खोज के लिए होड़ शुरू हो गया, जिसमें यूरोप देश एशिया और अफ्रीका को ज़्यादा टारगेट किए थे। इसमें अफ्रीका और अपना उपनिवेश स्थापित करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो ये साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा जो होने लगा 1914 ईस्वी के प्रथम विश्व युद्ध का नींव इसकी शुरुआत यहीं से होने लगी। अपने को श्रेष्ठ साबित करने के क्रम में ये शुरू हुआ। अगला है विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। विश्व पर जब ये राष्ट्रवाद का जो भावना जो विकसित हुआ था इसका विश्व पर प्रभाव, तो यूरोप राष्ट्रवाद से प्रेरणा लेकर एशिया और अफ्रीका के गुलाम देश जैसे भारत भी बहुत लगभग 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, वो यूरोप से प्रेरणा लेकर भारत के अलावा था वियतनाम इत्यादि भी बहुत सारे देश थे में भी राष्ट्रवाद की भावना का संचार हुआ। वहाँ के लोगों ने विदेशी ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर स्वतंत्रता संग्राम शुरू किए। भारत में बहुत से नेता हुए जो जैसे कि महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बहुत सारे नेताओं हैं जो ये इन यूरोप में जिस राष्ट्रवादी आंदोलन जो हुआ था उससे काफ़ी प्रभावित होकर भारत को भी एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखने लगे, एक की कल्पना करने लगे कभी। तो जिसके कारण अंततः 20वीं सदी में वैश्विक पटल पर दर्जनों नए स्वतंत्र राष्ट्र का जन्म हुआ। 20वीं सदी में नए नए देशों का मतलब कि विश्व मानचित्र पर आने लगा। ये यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण जो हुआ उसी का दिन माना जाता है। अंतिम है यूनान में स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण घटनाओं। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पर हो गया खत्म। तो अगला क्वेश्चन है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन कीजिए। यूनान में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसके मध्य कौन कौन सी घटना हुआ उसका वर्णन करना है। तो इसकी जो प्रमुख कड़ियाँ हैं यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का बेहद गौरवशाली क्रांति है यूनान, जिसको यूरोपीय सभ्यता का पालना भी कहा जाता है, जो यूरोप के हर एक सभ्यता को अपने अंदर अभी भी छुपाए रखा हुआ है। ये जब इसके अंदर जो क्रांति जब हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इसके जो कुछ प्रमुख कड़ियाँ हैं वो निम्नलिखित है। जिससे पहले पृष्ठभूमि और संघर्ष की शुरुआत, कैसे संघर्ष शुरू हुआ था यूनान में। तो यूनान प्राचीन काल से ही यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। जीके में क्वेश्चन आता है ये।
लेकिन 15वीं सदी में वो ओटोमन तुर्की साम्राज्य के अधीन था। 15वीं सदी तक वो तुर्की साम्राज्य का अधीन था। फ्रांसीसी क्रांति की लहर ने यूनानियों में राष्ट्रवाद के अलग जगाई और 1821 में वहाँ स्वतंत्रता के लिए विद्रोह शुरू हो गया। 1821 ईस्वी में स्वतंत्रता के लिए विद्रोह यूनान में शुरू हो गया था। यूरोपीय बुद्धिजीवियों का समर्थन, अब इस विद्रोह में यूरोपीय जितना बुद्धिजीवी थे वो भी चाहते थे कि ओटोमन साम्राज्य जो तुर्की का था उससे आज़ादी मिले, तो उनका भी इस विद्रोह का पूर्ण समर्थन मिला। यूनान ने इस संघर्ष को पूरे यूरोप के कलाकार, कवि और बुद्धिजीवी को भारी समर्थन मिला बहुत। और अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन स्वयं धन जुटाकर युद्ध लड़ने गए। अंग्रेज के कवि लॉर्ड बायरन थे, वो तुर्की के ओटोमन साम्राज्य से खुद धन जुटाकर वहाँ पर यूनान में वो तुर्की वाला से लड़ने चले गए। लड़ने के 1800 में बुखार में उनकी मृत्यु हो गई और बुखार लगने के कारण वहीं पर भी यूनान में ही बायरन की मृत्यु हो गई बुखार के कारण। इसने यूरोप में यूनान के प्रति सहानुभूति की लहर पैदा कर दी। अब ये घटना जो है वो इससे सभी देश, यूरोप के सभी देश एकत्रित हो गए और यूनान को बचाने के लिए ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ जो है सो विद्रोह शुरू कर दिए। महाशक्तियों का हस्तक्षेप, अब लगातार यूनान के ओटोमन साम्राज्य काफ़ी मजबूत स्थिति में था, तो यूनान का अकेले उससे लड़ पाना काफ़ी मुश्किल था। तो महाशक्ति जिससे कि बड़े बड़े देश है इसमें भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए। जैसे कि तुर्की के सुल्तान ने इस विद्रोह को बेरहमी से कुचलने का प्रयास किया। वो ओटोमन साम्राज्य सुल्तान जो था इस आंदोलन को कुचलना चाहता था। ये देखते हुए ब्रिटेन, फ्रांस और रूस उस समय का सबसे बड़ा शक्ति था। उस समय तक अमेरिका विश्व मानचित्र पर महाशक्ति के रूप में नहीं उभरा था। आप लोग पता होगा 9th में पढ़े हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है अमेरिका विश्व मानचित्र पर महाशक्ति के रूप में आया था। तो इस समय तक महाशक्ति में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जैसे देश को गिना जाता था और इन सभी देशों ने यूनान को अपना समर्थन दे दिया। 1827 ईस्वी में नवरिनो की खाड़ी में नौसैनिक युद्ध में संयुक्त यूरोपीय सेना ने तुर्की और मिस्र की सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया। हम नवरोनी की खाड़ी का में जो युद्ध हुआ था 1827 में नवरोनी की खाड़ी में, वहाँ पर संयुक्त यूरोपीय सेना ने तुर्की और मिस्र की सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया। अभी पराजित होने के बाद कस्तूनतुनिया की संधि हुई। कस्तूनतुनिया की संधि कब हुआ था? 1832 ईस्वी में। इस युद्ध के बाद जब ये युद्ध हुआ, जब जीत गया यूनान का पक्ष जीत गया, तो इस युद्ध के बाद लंबे समय तक चली वार्ताओं का अंत। अब इसके बाद वार्ता का दौर शुरू हो गया। किसी भी युद्ध का अंत वार्ता से बात नहीं होता है, तो वार्ता का दौर तो शुरू हुआ। 1832 में कस्तूनतुनिया में एक संधि हुई, अब जिसके तहत यूनान को एक स्वतंत्र संप्रभुत्व राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इस संधि के तहत यूनान विश्व मानचित्र पर एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन आपकी किताब का दीर्घोत्तरीय का क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों को इंगित कीजिए। इटली के एकीकरण 4-5 चरणों में पूर्ण हुआ था। 4-5 चरणों में पूर्ण हुआ था। तो इसके प्रमुख चरण यहाँ पर निम्नलिखित दिया हुआ है। पहला प्रथम चरण में मेजनी का वैचारिक नेतृत्व। अब मेजनी का नेतृत्व इटली के एकीकरण का प्रथम चरण माना जाता है कि 1830 से 1848 तक असफल विद्रोह के दौरान मेजनी ने यंग इटली संस्था का माध्यम से जनता में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया और एकीकरण का वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार की। अब यंग यूरोप जैसी संस्थाओं का स्थापना करके मेजनी लगातार यूरोपीय और इटली की जनता में राष्ट्रवाद की भावना का विकास करना चाहता था, जो कुछ हद तक सफल भी हुआ, किंतु वो अपने रहते इटली का एकीकरण नहीं कर पाया, लेकिन जनता में इसका वैचारिक पृष्ठभूमि जरूर तैयार कर। द्वितीय चरण में काबुल और ऑस्ट्रिया से युद्ध। काबुल का विचार और ऑस्ट्रिया के साथ इटली का युद्ध द्वितीय चरण माना जाता है। इसमें सार्डिनिया पिडामेंट के चतुर प्रधानमंत्री काउंट काबूर, सार्डिनिया के प्रधानमंत्री काउंट काबूर ने फ्रांस के नेपोलियन तृतीय के साथ गुप्त संधि की। इसके बाद ऑस्ट्रिया को युद्ध में हराकर इटली के उत्तरी हिस्से को लोम्बार्डी का सार्डिनिया में मिला लिया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि विक्टर इमैनुअल जो था काउंट काबूर फ्रांस के जो राजा था नेपोलियन तृतीय, उसके साथ गुप्त संधि करना शुरू कर दिया। और ये गुप्त संधि के तहत ऑस्ट्रिया के साथ गुप्त संधि के बाद ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध किया, जिसमें ऑस्ट्रिया की पराजय हुई और लोम्बार्डी नामक जगह को सार्डिनिया में मिला लिया गया। और तीसरा चरण मध्य इटली का विलय, जो 1860 के आसपास मध्य इटली का विलय तृतीय चरण में हुआ। तो ये लोम्बार्डी की जीत से उत्साहित होकर मध्य इटली के रियासत जैसे पार्मा, मोडेना, टर्नस्की की जनता ने जनमत संग्रह के माध्यम से सार्डिनिया पिडामेंट के साथ विलय कर लिया। अब लोम्बार्डी जो जब मिला सार्डिनिया में मिला, तो उसके बाद आसपास से कुछ रियासत जो था मध्य इटली का,
वो जनमत संग्रह मतलब जनता के इच्छा अनुसार खुद जाकर सरनिया में मिल गया। और उसके चौथा चरण में गैरिबाल्डी जैसे इटली का विजय। अब यहाँ चौथा चरण गैरिबाल्डी के जो अपने कार्य किया अपने एकीकरण के लिए, इटली के एकीकरण के लिए, उसका यहाँ पे चर्चा आता है। जैसे कि गैरिबाल्डी ने अपनी लाल कुर्ती सेना जो गठन किया था के साथ दक्षिणी इटली की 2 सिसिलिया राज्यों को आक्रमण करके उन्हें विदेशी बुर्बो शासकों से मुक्त कराया। अब बुर्बो वंश के शासक यहाँ पर, अभी तक यहाँ पर बुर्बो वंश का शासक ही था। जो सिसिलिया राज्य जो था वहाँ पर दूगो, उन पर आक्रमण करवाकर और वो दोनों राज्यों को अपने में मिलाकर और इन क्षेत्रों को राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय को सौंप दिया। काउंट काबूर ये दोनों क्षेत्र जीतकर राजा विक्टर इमैनुअल को दे दिया। उसका 5वां चरण जो था इसका कि और इसका अंतिम चरण भी है, जिसके फलस्वरूप इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था। तो ये 5वां चरण है कि 1866 से 70 के बीच माना जाता है। 66 में ऑस्ट्रेलिया और प्रसा युद्ध के दौरान इटली के वेनेसिया प्राप्त हुआ। अंततः मतलब जब ऑस्ट्रिया प्रसा के युद्ध में यहाँ पर अंततः 1870 में फ्रांस प्रसा का युद्ध लाभ उठाकर इटली ने रोम पर भी अधिकार कर लिया। और यहाँ फ्रांस प्रसा युद्ध में लड़ रहे तब तक यहाँ पर इटली आक्रमण करके रोम को भी अपने अधीन कर लिया और इससे अपनी राजधानी घोषित कर दिया। और इस प्रकार इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। 5वां क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। अभी तक इटली का हम लोग पढ़ लिए हैं, अब जर्मनी का। तो जर्मनी के एकीकरण का आधुनिक इतिहास की अंततः महत्वपूर्ण घटना थी, जिसे प्रसा के नेतृत्व में लक्त एवं लॉ की नीति कौन अपनाया था? आप बोलो जल्दी से। लक्त एवं लॉ की नीति बिस्मार्क ने अपनाया था। तो ये बिस्मार्क के लक्त एवं लॉ की नीति ने ये जर्मनी के एकीकरण को पूर्ण किया। और इसके जो प्रमुख चरण है वो 3 चरण में पूरा हुआ था। मेन 3 को युद्ध जो लड़ा था बिस्मार्क, 3 प्रमुख युद्ध किनके के साथ हुआ था बोलो? तो पहला, अब इसका पॉइंट बाय पॉइंट पहले समझ लेते, उसके बाद युद्ध की चर्चा करेंगे। पहला है प्रसा का नेतृत्व बिस्मार्क का उदय। जर्मनी के एकीकरण में प्रसा का नेतृत्व और बिस्मार्क का जो साथ था वो दोनों का बराबर हिस्सेदारी माना जाता है। 1848 में उदारवादियों का लोकतांत्रिक प्रयास विफल होने के बाद जर्मनी एकीकरण की जिम्मेदारी प्रसा के हाथों में आ गई। और 1848 में जब विफल हो गया तब जर्मनी का एकीकरण प्रसा अपने नेतृत्व में रखकर करना चाहता था। प्रसा के राजा विलियम प्रथम ने ऑटोमन बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त कर दिया, जिन्हें संसद की परवाह किए बिना सैन्य शक्ति को मजबूत किया। अब बिस्मार्क का मानना ही था कि बिना तलवार के जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता है, जिस कारण रक्त एवं लॉ की नीति भी अपनाया था। अब दूसरा जर्मनी के एकीकरण के लिए जो 3 प्रमुख युद्ध 7 वर्षों तक के अपने कार्यकाल में बिस्मार्क 3 प्रमुख युद्ध लड़के जर्मनी के एकीकरण का पृष्ठभूमि तैयार कर दिया। बिस्मार्क ने एकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सोची समझी रणनीति के साथ 3 युद्ध लड़े। 3 युद्ध, पहले डेनमार्क के साथ युद्ध था, तो डेनमार्क का 1864 में हुआ। प्रसा ऑस्ट्रिया ने मिलकर डेनमार्क को हराया और स्लेविस और होलिस्टन की रियासतों पर नियंत्रण कर लिया। तो इसमें पहला में प्रसा का विजय हो गया। दूसरा युद्ध ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध, पहला था ये, दूसरा ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध। और सेडोवा का युद्ध, जिसको सेडोवा के नाम जानते हैं, जो 1866 में हुआ था। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को हराकर जर्मन मामलों में पूरी तरह बाहर कर दिया और उत्तर जर्मनी महासंघ का गठन किया। तीसरा युद्ध फ्रांस के साथ युद्ध, जिसको हम लोग सेडान, ये बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं इसमें, सेडोवा और सेडान। सेडोवा जो है ऑस्ट्रिया का से युद्ध हुआ था प्रसा का, और सेडान जो है वो फ्रांस के साथ हुआ था। सेडोवा 1866, सेडान 1870। तो दक्षिणी जर्मन राज्यों ने अपने साथ मिलाने के लिए बिस्मार्क ने फ्रांस को युद्ध के लिए उकसाया और सेडान के युद्ध में फ्रांस की शर्मनाक हार हुई। तो सेडान के युद्ध में हारा कौन? तो इसमें भी फ्रांस हार गया। अगला एक अंतिम पॉइंट है इसका कि जर्मन साम्राज्य की घोषणा 1871 ईस्वी, इटली का एकीकरण 1870 और जर्मनी का 71। तो फ्रांस की पराजय के बाद सभी जर्मन राज्य एकजुट हो गए। 18 जनवरी 1871 को वर्साय के महल में, शीश महल में, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को नए एकीकृत जर्मन का सम्राट घोषित किया गया। इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिश्रा क्लासेज लगातार पूरे प्रश्न उत्तर का सीरीज लेकर आज शुरू किया है, जो हर एक सब्जेक्ट का जितने भी विषय 10वीं में पढ़ना है सभी का क्वेश्चन आंसर लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय का क्वेश्चन आपके पास मिलता रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।